सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 9 संज्ञा के रूपांतर, जिसमें लिंग, वचन और कारक दिए हुए हैं, तो आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम करेंगे वचन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन को संख्यावाचक भी कहते हैं। संख्यावाचक यानी जिससे हमें संख्या का बोध होता है कि ये चीज़ एक है, दो है या अनेक है। तो इसी आधार पर वचन के दो भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, पुस्तक, कविता, अलमारी, नेता आदि। तो ये संख्या में जो भी दिया हुआ है, कुत्ता, पुस्तक, कविता, ये एक ही हैं। तो आगे है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, पुस्तकें, कविताएं, अलमारियां, नेतागण आदि। तो जैसे कुत्ते हैं, पुस्तकें हैं, कविताएं हैं, तो इससे हमें अनेक होने का पता चलता है कि वो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आगे है कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आ के स्थान पर ए करने से, कि अगर एक वचन में आ है तो बहुवचन में उसका ए बन जाता है। अब जैसे बेटा, बेटे, रास्ता, रास्ते, तोता, तोते, दोहा, दोहे। तो आप देख रहे हो बेटा कि जैसे बेटा में एक वचन में आ है और बहुवचन में जब हमने बेटा का बहुवचन किया बेटे, तो इसमें आ के स्थान पर क्या आ गया? ए आ गया। तो अब आगे है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए करने से। अब जैसे एक वचन में अगर अंत में ए है और उसको जब हम बहुवचन करेंगे तो ए बन जाएगा। तो जैसे कलम, कलमे, बात, बातें, दवात, दवाते, दीवार, दीवारें। तो इनके अंत में एक वचन में अ दिया हुआ था, लेकिन जब हमने उसको बहुवचन में परिवर्तित किया तो उसमें लास्ट में ए आ गया। अब आगे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से। आकारांत किसको बोलते हैं? कि जिसके अंत में आ हो और उसका बहुवचन में ए बन जाएगा। जैसे कथा में जो बाद में क्या है? आ है और बहुवचन में इसका क्या बन जाएगा? कथाएं, मालाएं, अध्यापिकाएं, बालाएं, लताएं। तो इसी प्रकार से ईया अंत वाले शब्दों में, कि जिसके अंत में ईया हो और या को या करने से। तो जिसमें या को या कर देंगे हम, जैसे बुढ़िया, तो बुढ़िया का क्या बन जाएगा? बुढ़ियाँ, चिड़ियाँ, डिबियाँ। तो इस प्रकार से जब या हो और जब हम उसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, यानी कि या बन जाएगा। ऐसे ही इकारांत और इंकारांत स्त्रीलिंग, कि जिनके अंत में ई और बड़ी ई ये वाले संज्ञा शब्द हों, तो उसके अंत में बहुवचन जब हम लगाएंगे तो उनके अंत में या बन जाएगा। जैसे पंक्तियाँ, रीतियाँ, नारियाँ, कहानियाँ। तो इनमें आप देख रहे हो कि जैसे पंक्ति ई की मात्रा है, रीति में ई की मात्रा है, तो इनमें ई या बड़ी ई की मात्रा एक वचन में दी हुई है और बहुवचन में उनका या बन जाता है। आगे है उकारांत, उकारांत और ओकारांत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में उ, बड़ा उ और औ ये स्त्रीलिंग शब्द हों, ये वाले शब्दों के अंत में ये हों उ और औ, तो इनके अंत में बहुवचन बनाते हुए ए बन जाएगा। जैसे वस्तुएं, धातुएं, गौएं, देनुएं। तो एक वचन में उ, बड़ा उ, तो बाद में उनमें पीछे ए आ जाता है। अब आगे है कुछ शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद, दल और लोग आदि जोड़ने से, कि कुछ ऐसे शब्द एक वचन में होते हैं, लेकिन जब हम उनको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो बहुवचन में उनके पीछे गण, जन, वर्ग इस प्रकार के शब्द लग जाते हैं। जैसे देव में आएगा देवगण, प्रजाजन, मजदूर में मजदूर वर्ग, टिड्डी, टिड्डी दल, अधिकारी, अधिकारी गण, विद्वान, विद्वान जन, नारी, नारी वृंद।
छात्र, छात्रगण, युवा, युवा वर्ग। तो आपने देखा कि अलग अलग शब्द में उनमें अलग अलग शब्दांश जुड़ा हुआ है। अब आगे है कि कुछ शब्दों के एक वचन व बहुवचन समान होते हैं कि एक जैसे होते हैं। केवल क्रिया के रूप से उनके बहुवचन या एक वचन का पता चलता है। वो कैसे? कि जैसे है केवल एक डाकू बच निकला, ये एक वचन है कि एक डाकू बच निकला, तो एक के लिए भी डाकू प्रयोग किया गया है। बाकी सब डाकू मारे गए, और अनेक के लिए भी डाकू प्रयोग किया गया। इसमें लिखा है बाकी सब डाकू, कि जो और अनेक डाकू थे वो मारे गए। तो आपने देखा कि एक वचन और बहुवचन दोनों में डाकू शब्द का ही प्रयोग किया गया है, सिर्फ क्रिया का रूप परिवर्तित हुआ है। ऐसे ही हाथी एक सामाजिक प्राणी है, तो एक हाथी के लिए भी हाथी शब्द प्रयोग किया गया है और अनेक हाथियों के लिए भी हाथी शब्द प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग कहाँ पर बदलता है? कि जब प्रसर्ग के साथ प्रयोग होता है, जैसे ने, से, को, द्वारा, तो जब ऐसे इन शब्दों के साथ प्रसर्ग के साथ इनका बहुवचन रूप बदल जाता है। जैसे डाकू था, आपने देखा कि जब वे पहले आपने प्रयोग किए तो डाकू एक वचन में भी वैसे ही था और बहुवचन में भी वैसे ही था, लेकिन जब हमने इसको प्रसर्ग के साथ प्रयोग किया, जैसे डाकुओं ने, डाकुओं को, डाकुओं द्वारा, ऐसे ही हाथी का, हाथियों ने, हाथियों का, हाथियों से, हाथियों पर, तो जब प्रसर्ग के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब ये बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप इस प्रकार हैं। जैसे अब ये प्रसर्ग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे घर है, हम एक घर को भी घर बोलते हैं और अनेक को भी घर ही बोलते हैं। लेकिन जब इनमें हम प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ने, के, को, से, द्वारा, तो जब हम प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं तब ये बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब ये बन जाते हैं घर से घरों, कवियों, राजाओं, पेड़ों, गरीबों, तब इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे हैं वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। के वचन के कुछ नियम होते हैं जो हमें ध्यान में रखने बहुत आवश्यक हैं। किसी एक व्यक्ति को सम्मान या आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आज बैंक जाएंगे। अब आप देखिए कि पिताजी एक वचन में हैं, लेकिन जब हम उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो हम उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं कि पिताजी आज आएंगे, पिताजी आज जाएंगे। तो आप ऐसे तो नहीं बोलते कि पिताजी आज आएगा, जाएगा, तो हम उनको सम्मान या आदर के साथ बोलते हैं जब कोई बड़ा होता है, जैसे माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, या किसी को सम्मान या आदर दिया जाता है तब हम उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आगे है कि कुछ लोग आदतन या अपना महत्व प्रकट करने के लिए, कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपना मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, हमारे घर ये आए हैं। तो कई लोग मैं के लिए, कि सिर्फ अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, मुझे के स्थान पर हमारे का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा हम शाम को दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है। अब आगे है प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, हस्ताक्षर, बाल, समाचार आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अब ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ही उसके प्राण निकल चुके थे, अब प्राण को बहुवचन में प्रयोग किया गया है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि प्राण निकल चुका है, प्राण निकल चुका था, तो हम उसको बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए, क्या आपने आज के समाचार सुने हैं, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है। जैसे अब आपको पता है द्रव्यवाचक यानी कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं या भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, तो इनका प्रयोग सदा एक वचन में, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पानी, तेल, दूध, तो इनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे सोना सस्ता हो गया, नदी में पानी तेज बह रहा है,
सब आपकी कृपा है, तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। अब जो जातिवाचक संज्ञाएं जैसे हाथी, शेर, जैसे होता है हाथी, मित्र, ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा दोनों ही वचनों में, कि वो एक वचन में भी प्रयुक्त होती है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा जब किसी धातु का बोध कराती है तब एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अब जातिवाचक संज्ञा, अब इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? धातु। लेकिन जब वो किसी धातु का बोध कराती है कि सोना एक कीमती धातु है, अब इसमें धातु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें हम जो सोना शब्द है उसको एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। अब रतन इसमें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो किसका बोध करा रही है? हीरे का, तो हम इसमें लिखेंगे कि हीरा एक बहुमूल्य रतन है, तो वो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो बच्चों ये थे वचन जो हमने पढ़े कि एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन में एक चीज़ का बोध होता है, एक व्यक्ति या वस्तु का, और बहुवचन में अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। तो बच्चों जो पुस्तक में इसका अभ्यास कार्य दिया गया है, सभी बच्चे इसका अभ्यास कार्य ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।